बच्चों चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। इसके की नोट्स को रिवाइज करके तैयारी को और अच्छे से मजबूत कर लेते हैं। आनंद मनी 001 टेलीग्राम पर इन नोट्स का पीडीएफ अवेलेबल है, साथ ही anandmani.com पर भी पीडीएफ अवेलेबल है। इसके अलावा किसी तरह का कोई क्वेरी है, हमारे साथ जुड़िए इंस्टाग्राम आनंद_मनी16 पर। बायोमोलिक्यूल्स को अगर हम देखें, क्या है, ये केमिकल हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। दोनों ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरह के कंपाउंड्स हैं जो इन बायोमोलिक्यूल का पार्ट बनते हैं। मुझे अगर एक टिश्यू के अंदर उसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखना है, मैं अपने टिश्यू को, जो कि लाइव टिश्यू है, उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के उसकी एक स्लरी बनाऊंगी। ठीक है, स्लरी बनाने के बाद मैं इस लिक्विड स्लरी को क्या करूंगी, कॉटन या चीज क्लॉथ लेके उसको छान लूंगी, स्ट्रेन कर लूंगी। दो चीजें मुझे मिलेंगी। पहला, फिल्ट्रेट की फॉर्म में एसिड सॉल्यूबल जो पार्ट है वो मुझे मिलेगा, और रिटेंटेट की फॉर्म में एसिड इनसॉल्युबल पार्ट मिलेगा। फिल्ट्रेट जो है बायोमैक्रोमोलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट होंगे जो कि 1000 डाल्टन से कम है, ये डेफिनेशन है। रिटेंटेट जो है उनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा है। ऐसे ही जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मैं उसके लिए अपने टिश्यू को वे करूंगी। उसके बाद मैं सारा पानी उस टिश्यू में से इवेपोरेट कर दूंगी, फिर फाइनली उसको सारा बर्न कर दूंगी। ठीक है, और उसके बाद जो मुझे रिमेनिंग मिलेगी वो ऐश है। इस ऐश में मैं डिफरेंट एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को देखूंगी, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। साथ ही कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी देखूंगी, जैसे सल्फेट, तुम्हारा फॉस्फेट NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी के अंदर, इनके कॉम्पोजिशन वेरी करते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये अधिक मात्रा में ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। ऐसे ही कार्बन जो है वो ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा और अर्थ क्रस्ट में कम है। ऑक्सीजन को देखें तो इसकी मात्रा ह्यूमन बॉडी में अधिक है, और नाइट्रोजन तो अर्थ क्रस्ट में बहुत कम या ना के बराबर है। सोडियम जो है, सोडियम और आपका जो कैल्शियम है और सिलिकॉन है और मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा हैं। कुछ जो आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये एसिड सॉल्युबल का पार्ट जो थे ये 1000 डाल्टन से कम थे, यानी 18 से 800 डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर वेट है। इसके अंदर आप किन किन को देखेंगे, आप देखेंगे अमीनो एसिड, शुगर और कुछ नाइट्रोजिनस बेसेस को। और एक बात जरूर ध्यान रखिए, ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल आपके साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन को बनाते हैं। चलिए अमीनो एसिड देखते हैं। सिंपल अमीनो एसिड का डायग्राम अगर हम देखें, इस कार्बन के साथ जुड़ा ये अमीनो ग्रुप, और इस तरफ ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, ये एक अमीनो एसिड के सबसे इंपॉर्टेंट आयोनाइजिंग पार्ट है। ठीक है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन का नाम भी दे देते हैं, क्योंकि अमीनो ग्रुप और COOH इसके साथ जॉइंट है। इसीलिए अमीनो एसिड्स को अल्फा अमीनो एसिड भी कहा जाता है, जब एक सेम कार्बन पर NH2 और COOH प्रेजेंट होते हैं। सबसे सिंपल अमीनो एसिड है हमारा ग्लाइसिन, जहां पर कार्बन पे एक तरफ तो अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरे छोर पर H हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और ये जो जगह है जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली R ग्रुप होता है। ग्लाइसिन के केस में ये जो R ग्रुप है वो हाइड्रोजन है। ऐसे ही एलेनिन को अगर देखें तो ये R ग्रुप मिथाइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अब कितने अमीनो एसिड और कितने कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, इस बेस पर हम 3 तरह से अमीनो एसिड को देखते हैं। पहला है एसिडिक अमीनो एसिड। यहां हम किसको पढ़ते हैं, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट को पढ़ते हैं। बेसिक अमीनो एसिड जैसे लाइसिन और आर्जिनिन और वैलिन न्यूट्रल अमीनो एसिड है। ये तीनों टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन जो हैं, ये क्या है, ये हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड नेचर में आयनाइजेबल होते हैं, और यहीं से निकल के आता है ज्विटर आयन का कॉन्सेप्ट। क्यों ज्विटर आयन बनता है, क्योंकि अमीनो एसिड के पास इन 2 आयनाइजेबल ग्रुप की प्रेजेंस होती है। ठीक है, अमीनो एसिड के पास जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो एक ज्विटर आयन की फॉर्म में बिहेव करता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट है, इसीलिए एक ज्विटर आयन को ये फॉर्म करता है, जो कि नेचर में न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की। भाई, जिन अमीनो एसिड को शरीर बना लेता है और जो अमीनो एसिड जो हैं, ठीक है, वो सिंथेसाइज शरीर में हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड।
ठीक है। और इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिन्हें शरीर नहीं बना पाता है, जो मुझे किससे चाहिए, मेरी डाइट से चाहिए, जैसे लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन। अब देखते हैं लिपिड्स को। ये वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होते हैं और बहुत सिंपल से फैटी एसिड्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। आर ग्रुप जो बेसिकली फैटी एसिड के अंदर है, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है आर ग्रुप के साथ। अब आर ग्रुप जो है वो साइज में भले ही छोटा हो, एक मिथाइल को कंटेन करे या फिर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स उसके साथ ज्वाइन हो। बात करें दो फैटी एसिड्स की, पैल्मिटिक एसिड 16 कार्बन और एरिकिडोनिक 20 कार्बन का बना हुआ होता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बीच में डिफरेंस आता है डबल बॉन्ड में। जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जैसे पाल्मिटेट और स्टेरेट, ठीक है। पाल्मिटेट हमने देखा 16 कार्बन का है, स्टेरेट जो है वो 18 कार्बन का है। ऐसे ही ओइलिक एसिड और एरिकिडोनिक के केस में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, इसीलिए वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। स्ट्रक्चर देखें ग्लिसरॉल का, जो क्या है, सिंपल लिपिड है। क्या होता है सिंपल लिपिड में, फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलके सिंपल लिपिड जो है वो बनता है, ठीक है। क्या प्रेजेंस होती है सिंपल लिपिड में, भाई फैटी एसिड की प्रेजेंस है और अल्कोहल की प्रेजेंट है, और अल्कोहल किस फॉर्म में, ग्लिसरॉल की फॉर्म में। ये है स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल का। 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो 3 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब बात करते हैं फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड्स को हम क्या करते हैं, एस्टेरिफाई करते हैं, ठीक है, किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ, जो बेसिकली क्या है, ये अल्कोहल है, ठीक है। कैसे कनेक्ट करते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को, एस्टर बॉन्ड की मदद से। अगर मैं एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड लूं, मैं कहूंगी मोनोग्लिसराइड बना है। मैं अगर कहूं एक ग्लिसरॉल जो अल्कोहल का सोर्स है और 3 फैटी एसिड बने हैं, तो ट्राइग्लिसराइड बना है, ठीक है। अगर मेल्टिंग पॉइंट को ध्यान में रखें, फैट्स हायर मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं और ऑयल्स जो हैं वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, ठीक है। अब बात करें कंपाउंड लिपिड्स के बारे में, जहां पर भाई फैटी एसिड और अल्कोहल तो ऑलरेडी सिंपल लिपिड में प्रेजेंट था, यहां पर इन दोनों के अलावा एडिशनल ग्रुप की प्रेजेंस होती है। एग्जाम्पल देखते हैं लेस्थिन की फॉर्म में। ये जो डायग्राम दिया है ये लेस्थिन का डायग्राम है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरी फैटी एसिड चेन्स हैं, ठीक है। यहां पर एडिशनली फॉस्फेट को एंटर कराया गया है, इसीलिए लेस्थिन जो है उसके स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड है, इसीलिए इस फॉस्फोरस की प्रेजेंस की वजह से फॉस्फोलिपिड नाम। फॉस्फोलिपिड एक बड़ी कैटेगरी है किसकी, तुम्हारे कंपाउंड लिपिड्स की, जहां पर फॉस्फेट की प्रेजेंस होती है अदर देन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। और ये फॉस्फोलिपिड्स कहाँ मिलते हैं, सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। अब देखते हैं डिराइव्ड लिपिड्स को, कहाँ से आए भाई, जब हमने सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड को हाइड्रोलाइज कर दिया, ये वहां से आए। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। शुगर्स की बात करें, शुगर स्वीट है खाने में और वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। ये 6 कार्बन शुगर है जिसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, और राइबोज है जो 5 कार्बन शुगर है। अब मैं बात करूं अगर नाइट्रोजिनस बेसिस की, हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हैं, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन 2 डिफरेंट एटम्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड के नाइट्रोजिनस बेस की रिंग में प्रेजेंट है। 2 तरह से हम इन्हें देखते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन के पास 2 रिंग है, पायरिमिडीन के पास 1 रिंग है। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन है और साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल जो है पिरिमिडीन है। अगर मैं नाइट्रोजिनस बेस के साथ शुगर ऐड कर दूं, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, गुआनिन नाइट्रोजिनस बेस है, इसके साथ शुगर ऐड कर दूं तो न्यूक्लियोसाइड का नाम गुआनोसिन बन जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है एडेनिन और प्यूरिन के। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो नाइट्रोजिनस बेस के साथ शुगर प्लस फॉस्फेट को ऐड करेंगे, ठीक है। क्या बनेगा, यहां बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, साइटोसिन में शुगर ऐड किया, फॉस्फेट ऐड किया, ये तीनों मिला करके क्या बना देंगे, साइटिडाइलिक एसिड बना देंगे जो मेरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को देखो भाई, किससे मिलकर बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। ये क्या है, ये मेरा शुगर है
जो एडेनिन के साथ बाउंड है और यहाँ मेरा फॉस्फेट है। तो इन तीनों ने मिलके क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड बनाया। अब बात करें बायोमोलिक्यूल की, जिनका वजन जो है, मॉलिक्यूलर वेट जो है 1000 डाल्टन से ज्यादा है। कौन कौन आते हैं? प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। अगर मैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को देखूं तो ये मेरे मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन को बनाते हैं। हालांकि लिपिड जो है उसका वजन जो है, मॉलिक्यूलर वेट जो है 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है, कम है 800 डाल्टन से, लेकिन फिर भी मैं उसे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर पाती हूं। ठीक है, थोड़ा सा लिपिड जो है एक एक्सेप्शन की तरह से वर्क करता है, लेकिन लिपिड क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है, ये ध्यान रखना। हालांकि उसका वजन 800 डाल्टन से ज्यादा अधिक नहीं होता है। वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और आयंस, ये सभी मिलके मेरे सेल के कॉम्पोजिशन को बनाते हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर है। क्यों हेटेरोपॉलीमर है? क्योंकि डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलके बने हैं। पॉलीपेप्टाइड, जहां बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, ये क्या है? ये मेरा पेप्टाइड बॉन्ड है अमीनो एसिड्स के बीच में। अगर एक अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सिल दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ बाइंड करे, उस बॉन्ड को जो उन दोनों के बीच में, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल दूसरे अमीनो एसिड का क्या, ये कार्बोक्सिल एसिड और अगले अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप मिलके अगर बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, विच इज फॉलोड बाय रिलीज ऑफ वाटर। प्रोटीन बहुत सारी ग्रोथ और टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है। ग्लूट4 नाम से जो प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। सेल के अंदर इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस जैसे कोलाजन जो है वो बनाता है। एंटीबॉडी को अगर देखो, एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन है, लड़ने में, इम्यूनिटी में मदद करता है। बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं, एंजाइम जो हैं, जैसे ट्रिप्सिन है, हार्मोन जैसे इंसुलिन है, ये किससे बने हैं? प्रोटीन से मिलके बने हैं। ठीक है, बहुत सारे रिसेप्टर्स जो हैं स्मेल और टेस्ट के, वो भी किससे बने हैं? प्रोटीनेशियस नेचर के हैं। कोलाजन एनिमल वर्ल्ड का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, वैसे ही रुबिस्को प्लांट वर्ल्ड का और साथ ही पूरे बायोस्फीयर का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। स्ट्रक्चरल लेवल प्रोटीन के देखें, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपली क्या करते हैं हम? अमीनो एसिड्स की चेन जो है उनको कनेक्ट कर देते हैं एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड को, ताकि एक सीक्वेंस हमें मिल जाए। अगर सीक्वेंस बहुत सारे अमीनो एसिड्स को ज्वाइन कर देते हैं, सिंपली पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, जहां पर एन टर्मिनल होता है आपका लेफ्ट एंड, जहां से आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है बिगिन हो रहा है, और राइट एंड है सी टर्मिनल। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, सिंपली हेलिकल फॉर्म में मेरी जो चेन है, ठीक है, वो टर्न हो जाती है, या तो शीट या हेलिक्स की फॉर्म में प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट रहता है, जैसा आप केराटिन और फिब्रोइन या सिल्क फाइबर में देखते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर पर आए भाई, यही जो हमारा हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन था, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने देखा था, फर्दर फोल्डिंग में चला गया और ऐसा अपीयर होता है जैसे हम कोई ऊन का गोला, वूलन बॉल को देख रहे हैं। और आपके जो भी एंजाइम है या मायोग्लोबिन है, ये अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं तब जब इनका बेसिकली ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? जो मायोग्लोबिन और एंजाइम है, बिल्कुल सही, टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हाईएस्ट लेवल है स्ट्रक्चर का। बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन यहां पिक्चर में आ जाती हैं। कैसे जानोगे? 2 अल्फा चेन हीमोग्लोबिन की और 2 बीटा चेन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के पास 4 सब यूनिट का बना हुआ प्रोटीन है। इस तरह जहां पर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन पिक्चर में आ जाती हैं, वो हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। पॉलीसैकेराइड क्या है बच्चों? पॉलीसैकेराइड्स आर बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जहां पर हमारी जो मोनोमर यूनिट है, मोनोमर क्या है? सबसे सिंपलेस्ट सिंगल यूनिट है। ठीक है, बहुत सारे मोनोमर्स को ज्वाइन करके हम इन पॉलीमर को बना सकते हैं। अगर मैं बहुत सारे ग्लूकोज को अटैच कर दूं, ठीक है, मुझे स्टार्च मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ऐसे ही रिपीटेड यूनिट्स हैं मेरे फ्रुक्टोज की। ठीक है, कुछ आता बॉन्डिंग का और ब्रांचिंग का डिफरेंस होता है, लेकिन होमोपॉलीमर हम उसे कहते हैं जिसमें सिंगल पॉलीमरिक यूनिट जो होती है वो सेम रहती है। जैसे आप स्टार्च में देखो, ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स रिपीटेडली एडेड अप है। अब आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड के अंदर, जैसे ग्लाइकोजन है। बच्चे, अगर आप ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, अगर इसका राइट एंड देखो, उसे रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, और जो लेफ्ट एंड है उसे क्या कहते हैं? उसे हम नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं।
कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं जहां पर हमारी क्या होता है, पॉलीसैकेराइड में शुगर्स में मॉडिफिकेशन हो जाता है, जैसे अमीनो ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है, तो क्या मिल गया हमें, ग्लूकोजामिन मिल गया। ऐसे ही एक और मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बुक में दिया हुआ है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। यहां आप ब्रांचिंग देखते हो, तो बॉन्डिंग जो इंडिविजुअल ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में है और बॉन्डिंग जो ब्रांचिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, अलोंग द ब्रांच प्रेजेंट है, ठीक है। काइटिन कहां प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है भाई, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन का है, आर्थ्रोपोड के स्केलेटन और फंगल वॉल में मिलता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होते हैं, जब मुझे मोनोसैकेराइड्स को आपस में ज्वाइन करना है, जो बॉन्ड उनके बीच में बनता है, जैसे ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही तो है। इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स को, ये मेरी इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स है, मैंने किसकी मदद से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से, ये मेरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, 2 कार्बन के बीच में, फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ अ वाटर। सेल्यूलोज के पास किसी भी तरह के कोई कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन स्टार्च के स्ट्रक्चर में हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो आयोडीन को होल्ड कर सकता है। 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड है, एक डीएनए है, एक आरएनए है। फटाफट से डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। डबल हेलिक्स, वॉटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल, 4 तरह के डीएनए हैं, ABCD Z, एंटी पैरेलली रन करते हैं, दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, नाइट्रोजिनस बेसिस, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट, तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड की जो चेन बनती है वो मुझे डीएनए में दिखती है, ठीक है। बैकबोन की शुगर बात करें अगर हम, डीएनए के अंदर शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, नाइट्रोजिनस बेस जैसे AGTC प्रेजेंट है, यूरासिल एब्सेंट है, डबल बॉन्ड A और T के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड G और C के बीच में। अगर मैं बात करूं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की, 3 प्राइम कार्बन एक शुगर का और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की शुगर का 5 प्राइम कार्बन, दोनों मिलके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। इन दोनों के बीच में एक सिंगल फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है, ये 3 प्राइम कार्बन, ये 3 प्राइम कार्बन, ये 5 प्राइम कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड का, बीच में फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बी डीएनए को ध्यान से देखोगे 10 बेस पेयर का बना हुआ है। अगर एक फुल टर्न देखोगे डीएनए का 34 एंगस्ट्रॉम का है, ठीक है, और एक स्ट्रैंड जो डीएनए का है उसमें जो टर्न है बेसिकली एंगल उसके लिए है 36 डिग्री। मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं जब शरीर के अंदर सारे बायोकेमिकल रिएक्शन का सम आप देखो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना जब आप अमाइन फॉर्म कर रहे हैं अमाइनो एसिड से, ठीक है, या हाइड्रोलिसिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, या फिर मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन, ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं ये मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो डायरेक्टली ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनसाइड अ पर्टिकुलर एरिया वेयर दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। बहुत सारे पिगमेंट जैसे कैरोटेनॉइड, एंथोसाइनिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, टर्पिनॉइड है, एसेंशियल ऑयल्स हैं, टॉक्सिन जैसे एब्रेन और राइसिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, लेस्टिन जो प्लांट में कॉन्केविलिन ए है, या फिर विन ब्लास्टिन कर्क्यूमिन जो ड्रग्स हैं, या फिर रबर गम सेलुलोज, सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक वो पाथवे है जब मैं सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाऊं, ठीक है, और कैटाबॉलिक वो है जब मैं कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके क्या बनाऊं, सिंपल बनाऊं। एनर्जी कहां यूज होगी, एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक पाथवे में होगी, और एनर्जी रिलीज होगी कैटाबॉलिक में, ठीक है। अगर माना मैं अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाऊं वो एनाबॉलिक है, अगर मैं ग्लाइकोलिसिस कैरी आउट कर रही हूं वो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो बेसिकली बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और विटामिन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट डायरेक्टली ग्रोथ का पार्ट नहीं होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनका, डिफरेंट और जगहों पर ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन यूसेज के लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं, डेफिनेट रेट है उनका, डेफिनेट डायरेक्शन है, और डायनामिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक है। अगर मैं एनर्जी करेंसी की शरीर में बात करूं, ATP इज द मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल, एनर्जी सेल की करेंसी है ATP। एंजाइम क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में मदद करते हैं, उन्हें कैटेलाइज करते हैं। जनरली नेचर देखोगे प्रोटीन्स के होते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं उनके पास अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन दे हैव सम नॉन प्रोटीन पार्ट एज वेल, स्पेसिफिक होते हैं। अगर हम देखें सुक्रेज को तो वो
सुक्रोज पर ही एक्ट करके उसे कैटलाइज करेगा। रिबोजाइम एक स्पेसिफिक तरह का एंजाइम है, ठीक है, जो कि नेचर में कैसा है, बेसिकली रिबोजाइम है तो एंजाइम, लेकिन अगर तुम रिबोजाइम का नेचर देखोगे, ठीक है, कई बार आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड है वो भी एंजाइम की तरह एक्ट करता है, तो उसे हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया रिबोजाइम। फास्टेस्ट एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक्टिव साइट क्या होती है, एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर जो टर्शरी स्ट्रक्चर जहां पर जाके तुम्हारा सबस्ट्रेट बाइंड करके फिट होके रिएक्शन कैरी आउट कराता है, उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। और एंजाइम्स हमेशा अपने 3D स्ट्रक्चर में रहते हैं, ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर में रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके आपका H2CO3 बना रहा है। अगर एंजाइम एब्सेंट है, ठीक है, तो इसी रिएक्शन H2CO3 को बनने के लिए समय बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर एंजाइम की प्रेजेंस है तो यही रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। अब एंजाइम कैटलाइज होने वाला रिएक्शन भी देख लेते हैं, कैसे एंजाइम एक्शन होता है। भाई सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है एक्टिव साइट पर एंजाइम की, अभी हमने देखा, वहां पर कुछ चेंज इंड्यूस होते हैं, किसमें, एंजाइम के अंदर, ताकि सबस्ट्रेट उसके साथ अच्छे से बाइंड होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना ले, ठीक है। फिर एक्टिव साइट में कुछ बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है, किस लिए, ताकि सबस्ट्रेट जो है फर्दर कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट में। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब प्रोडक्ट जो है तब भी एंजाइम के साथ बाउंड रहता है और एंजाइम प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसको बनाता है, ठीक है। फाइनली एंजाइम जो है वो रिलीज हो जाता है, ये एंजाइम भी रिलीज और प्रोडक्ट भी रिलीज, ठीक है। एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड। डायग्राम देख रहे हो रिएक्शन की प्रोग्रेस। यहां पर क्या है, यहां एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो पिक्चर में आ गई। एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा एंजाइम है एक्टिवेशन एनर्जी को इसने कम कर दिया, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में एक्टिवेशन एनर्जी आप देख रहे हैं जहां पर एंजाइम नहीं है। बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है जो आपको रिक्वायर्ड है किसी केमिकल रिएक्शन के हैपन होने के लिए, तो उस थ्रेशोल्ड का क्रॉस होना जरूरी है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, एक हायर एनर्जी स्टेट से हमारा जो सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट जब कन्वर्जन होता है तो वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हुए गुजरता है, ठीक है। अगर मैं कहूं प्रोडक्ट की एनर्जी लोअर है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट, तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस तरह का रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। टेम्परेचर और पीएच का एंजाइम पर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। लो टेम्परेचर पर एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पर एंजाइम क्योंकि प्रोटीन नेशियस है स्ट्रक्चर में तो डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन का हीट की वजह से, ठीक है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर बहुत अच्छे से फर्क काम करते हैं, ठीक है। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत हाई टेम्परेचर एरियाज में रहते हैं, उनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं ताकि वो एक बड़ा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बियर कर सके, ठीक है। होता क्या है नाउ, यहां पर एंजाइम जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है ये है माइकलिस मेंटन तुम्हारा कांस्टेंट, और ये है तुम्हारा वेलोसिटी विद विच योर एंजाइमेटिक रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। अगर हम कहें मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या होता है, तुम्हारा सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ, जो तुम्हारा एंजाइम है वो तुम्हारे सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। होता क्या है, धीरे धीरे रिएक्शन जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। लेकिन अगर मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती जाऊं, भाई एंजाइम के पास तो कुछ ही साइट्स है ना जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, तो एक टाइम के बाद जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन आने लगता है कि अगर एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट प्रेजेंट भी हो तो भी रिएक्शन आगे जो है वो फास्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब क्या है, इनहिबिटर ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को बेसिकली क्या करता है, बेसिकली बंद कर देता है या उस पर डीप इंपैक्ट डाल करके उसको डीपली अफेक्ट करता है। इनहिबिटर क्योंकि सबस्ट्रेट के जैसा होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो
क्या होता है, वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करता है कि भाई या तो तुम बाइंड करोगे या मैं बाइंड करूंगा जाके एक्टिव साइट पर। इस वजह से जब कंपटीशन दोनों के बीच में आ गया तो सबस्ट्रेट बेचारा बाइंड नहीं कर पाता है एंजाइम के साथ, जैसा हम देखेंगे इन केस ऑफ दिस रिएक्शन। सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनते हुए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है जो ये रिएक्शन कैरी आउट कराता है। अब मैलोनेट जो है वो किससे मिलता जुलता है, सक्सिनेट से है। तो मैलोनेट और सक्सिनेट के बीच में कंपटीशन अड़ गया कि भाई कौन किससे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस से जाके बाइंड होगा। तो बेसिकली क्या है, ये जो मैलोनेट है ये इनहिबिट करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को। नाम देखो, अगर अपने एंजाइम्स के कैटेगरी में डिवाइडेड है, पहली कैटेगरी है ऑक्सीडो रिडक्टेज जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं, ठीक है। ट्रांसफरेज वो एंजाइम की कैटेगरी है जो एक ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, किसमें, तुम्हारे दो सबस्ट्रेट्स जो हैं उनके बीच में। हाइड्रोलेज की बात करें तो हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं या पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं या एस्टर बॉन्ड का कर रहे हैं, वो काम हमारे हाइड्रोलेज करते हैं। लाइएज जो होते हैं ये रिमूव करते हैं किससे, सबस्ट्रेट से ग्रुप्स को, ठीक है। अदर देन हाइड्रोलिसिस कुछ और तरीके ये अपनाते हैं बेसिकली रिमूवल ग्रुप का करने के लिए। आइसोमरेज तो क्या करते हैं भाई, आसान से ये बहुत सारे अलग अलग तरह के इंटर कन्वर्जन कर देते हैं, डिफरेंट तरह के आइसोमर्स बना देते हैं। और लाइगेज तो आप जानते ही हो, दो कंपाउंड्स को लिंक करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे एंजाइम्स जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर इस तरह के बॉन्ड्स को बनाने में मदद करते हैं। कोफैक्टर की बात करें तो ये क्या है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है आपके एंजाइम का, ठीक है। कोफैक्टर और एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है, कोफैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर मिलके मेरे एंटायर एंजाइम, जिसको मैं होलो एंजाइम कहती हूं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीन तरह के कोफैक्टर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं नेचर में ऑर्गेनिक होते हैं और टाइटली एपो एंजाइम्स के साथ बाइंड होते हैं, जैसे हीम इन केस ऑफ पेरोक्सिडेज। कोएंजाइम भी नेचर में ऑर्गेनिक है लेकिन ये एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल NADN NADP जो कि नियासिन को कंटेन करते हैं। अगर मैं मेटल आयन की बात करूं, भाई ये तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं किसके, एक्टिव साइट के अंदर जो चेन्स है उसके साथ, जैसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज के अंदर जो जिंक है दैट इज अ कोफैक्टर। सो विद दिस वी एंड विद दिस चैप्टर। थैंक यू।